एक मुल्क जिसके पास दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑयल है, उसके बावजूद उसके लोगों को पेट्रोल के लिए लाइंस में लगना पड़ता है। इस जगह डॉलर का इस्तेमाल इल्लीगल है, लेकिन हर चीज़ डॉलर में बिकती है। दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑयल होने के बावजूद लोग बहुत गरीब हैं। लेकिन इसी मुल्क में एक ऐसा आदमी भी रहता है जिसके पास ऐसी गाड़ियाँ थी जो उसके अलावा उस मुल्क में किसी और के पास नहीं थी। इसके पास प्राइवेट जेट्स थे और इस आदमी के घोड़े भी ट्रेडमिल से इस्तेमाल करते थे। उस आदमी ने अपनी प्रोफेशनल जिंदगी का आगाज बस चलाने से किया और चलते चलते मुल्क का प्रेसिडेंट बन गया। मुल्क का नाम है वेनेजुएला और उस आदमी का नाम है निकोलस मडूरो। इस कहानी को समझने के लिए एक और नाम को समझना जरूरी है, ह्यूगो चावेज। चावेज ने वेनेजुएला को रीडिफाइन किया, हॉस्पिटल्स बनाए, एजुकेशन फ्री की, मुल्क के ऑयल का पैसा गरीब आवाम तक पहुंचाया। चावेज लाइव टीवी पर घंटों बोलता, मिनिस्टर्स को ऑन एयर डांटता, वो अमेरिका के शदीद खिलाफ था। 2006 में ह्यूगो चावेज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के स्टेज पर खड़ा हुआ। उससे एक दिन पहले उसी पोडियम पर अमेरिका का प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश स्पीच दे चुका था। चावेज ने अपनी स्पीच शुरू करते ही कहा, कल यहाँ डेविल खड़ा था, अभी भी इस जगह से बू आ रही। Yesterday, the devil came here, right here, and it smells of sulfur still today. 2013 में चावेज के मरने के बाद निकोलस मडूरो ने चावेज की जगह संभाली। निकोलस का बचपन काराकास शहर की वर्किंग क्लास इलाकों में गुजरा, जहां क्राइम नॉर्मल था और सर्वाइवल डेली रूटीन। मडूरो के वालिद जल्द मर गए, घर की जिम्मेदारी जल्दी ही उसके कंधों पर आ गई। इसीलिए मडूरो ने पढ़ाई के साथ साथ काम भी किया। वो शहर की बसेस चलाता था, जहां से यूनियन पॉलिटिक्स शुरू हुई, प्रोटेस्ट, पुलिस क्लैशेस, अरेस्ट। मडूरो बोलता कम था, लेकिन आइडियोलॉजी स्ट्रांग थी। स्पीचेस में मार्क्स का हवाला देता। चावेज को मडूरो में वफादारी नजर आई, इसीलिए पहले फॉरेन मिनिस्टर बना, फिर वाइस प्रेसिडेंट और फिर चावेज का सक्सेसर। 2013 के इलेक्शन में मडूरो सिर्फ 1.5% मार्जिन से जीता। अपोजिशन ने फ्रॉड का इल्जाम लगाया, स्ट्रीट्स में प्रोटेस्ट हुए, डेड बॉडीज, फायर, कयोस। मडूरो ने जवाब में सोसाइटी को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। जुडिशरी में अपने मर्जी के जजेस भर्ती किए, मीडिया पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई, ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में भेजा या वो एग्जाइल में चले गए। यहीं से मडूरो प्रेसिडेंट से डिक्टेटर बनना शुरू हो गया। मडूरो के आने के बाद ऑयल प्राइसेस गिर गईं, गवर्नमेंट में मिसमैनेजमेंट थी, करप्शन थी, इन्फ्लेशन इतनी बड़ी कि लोगों को कैश काउंट करने की बजाय वे करना पड़ता था। दूध इतना नायाब हो गया कि इसको पीना लग्जरी बन गया। मेडिसिन्स ब्लैक मार्केट में बिकने लगी। अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई। मडूरो ने इन सैंक्शंस को इकोनॉमिक वॉर कहा। और फिर आया सबसे एक्सप्लोसिव चैप्टर। अमेरिका ने मडूरो पर नार्को टेररिज्म, कोकेन ट्रैफिकिंग और कार्टेल कनेक्शंस का इल्जाम लगाया। यहाँ एक ट्विस्ट है, कई इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक निकोलस मडूरो के खिलाफ इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट के डायरेक्ट सबूत नहीं मिले। मडूरो ने इस बात का सख्ती से जवाब देना शुरू कर दिया और उसने कहा, ये इराक और लिबिया की रिपीट स्टोरी है। और फिर निकोलस मडूरो ने ट्रंप को ऑफेंड करना भी शुरू कर दिया। लाइव रैलीज में ट्रंप के नाम के बैलेट बॉक्सेस रखे गए। लोगों को कहा गया, वोट करो ट्रंप के खिलाफ। फिर वो वोट्स ऑफिशियली व्हाइट हाउस भेज दिए गए। मडूरो यहाँ रुका नहीं, उसने ट्रंप को पब्लिक स्पीचेस में काउ बॉय एम्परर कहा। स्टेट टीवी पर मडूरो ने ट्रंप के फेशियल एक्सप्रेशंस इमिटेट किए। ऑडियंस हंस रही थी, क्लिप्स वायरल हो रहे थे। इवन मडूरो ने पब्लिकली ऑन कैमरा ट्रंप को मेंटल हेल्थ टेस्ट करवाने का मशवरा दिया। ट्रंप ने भी जवाब दिया और कहा, मडूरो इज अ डिक्टेटर, और इसके बाद धमकी दी कि
कि ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल। यहीं से मामला पॉलिटिक्स की बजाय पर्सनल हो गया। मडूरो ने एंटी यूएस शिफ्ट स्लोली और क्वाइटली प्लानिंग के साथ की। 2014 से पहले ही वेनेजुएला के सेंट्रल बैंक ने अपने गोल्ड रिजर्व्स न्यूयॉर्क से निकालकर काराकास लाने शुरू कर दी। रीजन सिंपल था, इफ सैंक्शंस कम गोल्ड मस्ट स्टे होम। फिर आया चाइना। चाइना ने वेनेजुएला को जो लोन्स दिए वो आईएमएफ स्टाइल लोन्स नहीं थे। नो रिफॉर्म डिमांड्स, नो ट्रांसपेरेंसी क्लॉजेस। बदले में ऑयल सीधा चाइना जाता। हम लोग जानते हैं कि वेनेजुएला का कंट्रोवर्शियल आईडी कार्ड सिस्टम चाइनीज टेक पर बेस्ड है। इस सिस्टम से स्टेट को पता होता है कि कौन लॉयल है और कौन नहीं। 2019 के इलेक्शन के बाद मडूरो के खिलाफ वेनेजुएला में प्रोटेस्ट शुरू हो गए, जिनको अमेरिका ने ओपनली सपोर्ट किया। रशिया की एयरक्राफ्ट वेनेजुएला आए, जिससे डेटरेंस क्रिएट हुई और अमेरिका और ऑफेंड हो गया। मडूरो रशिया को अमेरिका की गर्दन तक ला चुका था। इसी तरह जब वेनेजुएला की रिफाइनरीज डेड थी, ईरान ने इंजीनियर्स, स्पेयर पार्ट्स और फ्यूल के ब्लूप्रिंट्स भेजे। 3 जनवरी 2026 की रात जब अक्सर लोग सो रहे थे, ट्रंप ने एक मैसिव मिलिट्री स्ट्राइक काराकास में शुरू किया। उसने इस मिशन को नाम दिया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। हंड्रेड्स ऑफ एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स और एलीट ट्रूप्स ने एक टारगेट को सराउंड किया, जो था निकोलस मडूरो और उसकी वाइफ सीलिया फ्लोरेस। एक्सप्लोजन्स, एयर स्ट्राइक्स और सरप्राइज असॉल्ट्स के बाद यूएस स्पेशल फोर्सेस ने मडूरो को कस्टडी में ले लिया। उसको जहाज के जरिए अमेरिका ले आए। ये कोई नॉर्मल अरेस्ट नहीं था। इट वॉज वन ऑफ द बोल्डेस्ट कैप्चर्स ऑफ अ सिटिंग वर्ल्ड लीडर इन रीसेंट हिस्ट्री। अगली सुबह न्यूयॉर्क में हैवी गार्ड के बीच मडूरो कोर्ट के सामने खड़ा हुआ और बोला, आई एम इनोसेंट। यूएस प्रोसिक्यूटर्स ने उस पर नार्को टेररिज्म और कोकेन ट्रैफिकिंग के चार्जेस लगाए। इस इंसिडेंट के बाद पूरी दुनिया में एक डिबेट स्टार्ट हो गई कि क्या एक फॉरेन हेड ऑफ स्टेट को फोर्सफुली कैप्चर करना इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक है। मडूरो इस वक्त भी न्यूयॉर्क की एक फेडरल जेल में है। दुनिया उसे एक सेल में देखकर हैरान है। उसका फ्यूचर अब कोर्ट्स और लॉयर्स के हाथ में है। क्या उसे उम्र कैद होगी या कोई इंटरनेशनल डील से बचा लेगी? साउथ अमेरिका का ये लास्ट मोडेलो अब अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रहा है।